सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व छंद पढ़ेंगे। अब छंद है क्या चीज़, पहले हम ये जान लेते हैं। छंद क्या कार्य करता है काव्य में। तो छंद का प्रयोग करने के कारण आपका जो काव्य होता है, कविता होती है या कोई गीत, दोहा, कुछ भी हो, वह कैसा हो जाता है, ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है और उसमें एक प्रवाह आ जाता है, गीतात्मकता आ जाती है, संगीत आ जाता है और वह ज़्यादा ही प्रभावशाली होने के कारण हमारे लिए ज़्यादा ही हृदयग्राही हो जाता है। उसे हम सरलता से ग्रहण कर पाते हैं और छंदों में बंधा हुआ काव्य जो होता है वह याद करने में भी सरल होता है, यानी उसे हम आसानी से सरलता से याद कर पाते हैं। उन मात्राओं के क्रम के कारण, छंदों में बंधे होने के कारण काव्य में एक ऐसी लय तुक आती है कि वो हमें सरलता से याद हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि छंद के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनका प्रयोग करने से हमारा काव्य ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, इसके अंतर्गत आती हैं मात्रा या वर्ण। तो मात्रा जो होती हैं, मात्राओं को वर्ण भी कहते हैं। मात्रा और वर्ण एक ही बात है। और ये वर्ण क्या होते हैं, आपके अक्षर जो होते हैं यही वर्ण ही कहलाते हैं। अब इस तरह से मात्रा जो है छंदों में, मात्रा या वर्ण का निश्चित क्रम में प्रयोग किया जाता है और जो ये मात्राएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, गुरु दीर्घ और लघु। लघु और दीर्घ या दीर्घ लघु आप कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको शब्द से ही समझ आ रहा होगा, दीर्घ, दीर्घ कहते हैं बड़ा और लघु कहलाता है छोटा। तो दो तरह की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। लघु जो होते हैं, लघु का चिन्ह मैं बता देती हूँ आपको। लघु का चिन्ह आपका ये होता है और गुरु का चिन्ह जो होता है, गुरु, अभी मैं आपको समझाऊंगी गुरु है क्या चीज़। पहले दीर्घ का ही हम प्रयोग करेंगे। दीर्घ मात्रा का जो चिन्ह होता है वह होता है ये वाला। तो ये लघु क्या है, लघु का अर्थ है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ को गुरु भी कहते हैं, गुरु यानी बड़ा। ये पिंगल शास्त्र के अंतर्गत आपके काव्य सौंदर्य के तत्वों का वर्णन होता है। तो पिंगल शास्त्र में दीर्घ को क्या भी कहा जाता है, गुरु, गुरु भी कहते हैं। बात एक ही है ना दोनों की। तो लघु का चिन्ह हो गया आपका ये और गुरु का चिन्ह हो गया ये। अब लघु और गुरु का अंतर भी एक बार हम जान लेते हैं कि मात्रा तो एक ही है, लेकिन ये क्या है लघु और गुरु। आप जब वर्णमाला पढ़ते हैं, आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा, आप अक्सर बोलते भी हैं छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ। तो लघु का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरह से बोलते हैं ना।
तो यही वो आपके लघु गुरु का या दीर्घ का अर्थ है यहाँ पर। अब लघु इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने में एक निश्चित समय लगता है, तो जिसमें कम समय लगता है, या जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय जिस वर्ण को बोलने में लगता है उसे लघु कहते हैं, और इस चिन्ह के द्वारा उसे दिखाया जाता है। और इस लघु चिन्ह का जो ये है, बोलने में, लघु से बोलने में जो दुगना समय लेता है वह दीर्घ कहलाता है, और दीर्घ को हमें इस रूप में दिखाया जाता है। और इस लघु के चिन्ह का मतलब है एक मात्रा, और इस गुरु का जो चिन्ह है या दीर्घ का जो चिन्ह है इसका अर्थ होता है दो मात्रा, यानी लघु से दुगना समय आपका लगता है गुरु को या दीर्घ को बोलने में। तो ये चिन्ह से आप पहचानेंगे, इस चिन्ह का मतलब है एक मात्रा और इस चिन्ह का मतलब है दो मात्रा, यानी दुगुना समय। तो इस तरह से ये आपके लघु गुरु का चिन्ह हुआ। अब उसके बाद हम देखते हैं लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं। लघु वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? लघु के अंतर्गत आपका अ, ई, उ और री ये वर्ण आते हैं। उसके साथ आपने चंद्र बिंदु भी पढ़ा होगा। आपका चंद्र बिंदु जो है यह भी लघु के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद गुरु या दीर्घ। तो गुरु इसलिए हम छंद शास्त्र में प्रयोग करेंगे क्योंकि छंद शास्त्र जो पिंगल शास्त्र है उसमें दीर्घ को गुरु ही कहा जाता है। गुरु के अंतर्गत आते हैं आपके आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और आपका ये अंग जो है, चाहे आप इसे अनुस्वार भी कह सकते हैं और विसर्ग, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनुस्वार कहलाता है, ये विसर्ग कहलाता है। तो ये आपके सारे आते हैं गुरु के अंतर्गत। लघु वर्णों की एक एक मात्रा, गुरु वर्ण की दो दो मात्रा। उसके अतिरिक्त जितने आपके संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्ताक्षर आप जानते हैं, जैसे त्रा, ज्या और क्ष, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। ये भी आपके संयुक्त यानी दो दो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, इस कारण ये भी आपके आते हैं गुरु के अंतर्गत। तो ये सारे आपके गुरु हो गए। इसके अतिरिक्त कुछ और भी नियम हैं इनके अतिरिक्त जो हमें जानने होंगे, जिससे कि हम इनको सरलता से समझ सकें। जैसे आपके साथ कोई भी संयुक्त अक्षर आ गया, मान लिया ज्य वर्ण ही आ गया, और उससे पहले आपका क्या है लघु वर्ण आ रहा है, और जब हम उसे बोलते हैं, जैसे आपका मान लिया यज्ञ वर्ण है, य और ज्य, तो ज्य वर्ण जो है आपका वो कैसा है, वो है गुरु। गुरु नहीं, वो है आपका संयुक्त व्यंजन। उससे पहले आपके आ रहा है क्या, लघु आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ये बताने से पहले एक बार और मैं बता देती हूँ, स्वर और व्यंजन आपकी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, और स्वर आप जानते हैं अपने आप में पूर्ण होते हैं और व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते। हमेशा स्वरों से युक्त होकर, युक्त यानी मिल कर के ही व्यंजन आपके पूर्ण होते हैं। अगर व्यंजन अपने शुद्ध रूप में होता है तो वह आधा होता है, पूर्ण नहीं होता, और जब उससे स्वर मिल जाते हैं तभी वह पूर्ण माना जाता है। अब आप देखेंगे यज्ञ वर्ण ये दिया गया है जो आपका, तो इसमें या जो है आपका कैसा है, वो लघु है। अब लघु कैसे जानेंगे आप, आपके जितने भी अब ये सारे स्वर ही आ रहे हैं, जब ये व्यंजनों से युक्त होंगे तो इस रूप में वे पूर्ण हो जाएंगे।
अब मान लिया या के नीचे हलंत लगा है और एक य के साथ आ की मात्रा है, तो हलंत लगा है इसका मतलब या आधा है, शुद्ध रूप में है, और जब इस हलंत को हम हटा देंगे तो इसका मतलब है इसके अंदर आ की मात्रा छिपी हुई है। क्योंकि सारे स्वर जितने भी होते हैं, यदि आपने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखी होगी तो आपको अवश्य समझ में आ गया होगा, और अगर किसी वजह से आप नहीं देख पाए हैं तो एक बार उसे देख करके आप वर्णमाला को सही से समझ ले तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ये मात्राओं का ज्ञान करने में, क्योंकि हर जगह आपकी इन मात्राओं का ज्ञान आता है। हिंदी, संस्कृत, आप कुछ भी भाषा पढ़ते हैं तो उसमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ आपका आ गया छंद शास्त्र, तो छंद पढ़ने के लिए, सही से समझने के लिए हमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आप देखेंगे तो या के साथ जब हलंत नहीं है तो इसके साथ आ की मात्रा छिपी हुई है। वैसे बाकी आपको सबकी मात्राएं दिखाई देंगी, लेकिन आ वर्ण जो है आपका ऐसा है जिसकी मात्रा नहीं होती। उसकी पहचान यही है कि उसके साथ अगर वर्ण के साथ कोई और मात्रा नहीं लगी हुई है, किसी भी व्यंजन के साथ यदि कोई मात्रा भी नहीं लगी और हलंत भी नहीं लगा है तो इसका तात्पर्य है कि उसके अंदर आ की मात्रा समाहित है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे आप, तो इसका मतलब या के साथ यहाँ कोई हलंत नहीं है तो या के साथ आ की मात्रा है, और आ किसके अंतर्गत आ रहा है? लघु के। तो यह आपका लघु हो गया। उसके बाद ज्य वर्ण आ गया, यज्ञ वर्ण हो गया। तो जब हम यज्ञ बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण से पहले जो लघु वर्ण होता है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उस पर, लघु वर्ण पर ज़्यादा दबाव पड़ता है या ज़्यादा भार पड़ता है। इस कारण क्या होता है, या वर्ण बोलने में दो मात्राओं जितना समय लग जाता है। इस कारण आपका ये लघु होते हुए भी क्या माना जाएगा? गुरु। और ये तो आपका संयुक्त है ही, संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त की तो दो मात्राएं होती ही होती हैं। तो आपका ये भी गुरु हो जाएगा और ये भी गुरु हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी वजह से कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। तो उसी प्रकार आप देखेंगे भास्कर शब्द है, भास्कर में भा के साथ क्या है? आ की मात्रा है, तो ये तो गुरु हो गया। अब इन्हें करने के लिए हमें वर्णों के ऊपर ही लगा देना होगा चिन्ह, तो भा के साथ हम गुरु लगाएंगे। उसके बाद सा आ गया है, सा कैसा है? आधा। आधा है तो इसका मतलब है इसके साथ कोई भी मात्रा नहीं है, और ये आधा है, शुद्ध रूप में व्यंजन है। तो जो स्वर से मिला हुआ ही नहीं है, मात्राएं किसकी होती हैं? स्वरों की ही होती हैं, व्यंजन की मात्रा नहीं होती। व्यंजन पर तो मात्रा तब लगती है जब वो स्वरों से युक्त होते हैं। तो यहाँ ये स्वर से युक्त नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ कोई मात्रा है ही नहीं, तो इसकी हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। उसके बाद का आ जाता है, का के साथ भी कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है और हलंत भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? लघु है। इसकी भी ये एक मात्रा हो गई, और ऐसे ही रा की भी एक मात्रा हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आधा व्यंजन होगा उसकी कोई मात्रा नहीं होगी। उसके बाद जैसे यज्ञ आया है, ऐसे ही आपका एक और उदाहरण मैं दे देती हूँ जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आविष्कार शब्द है, आविष में आ है तो ये तो गुरु हो गया। वा के साथ लघु मात्रा है तो इसकी एक मात्रा हो गई। उसके बाद श्क, श्क जो है ये कैसा है? संयुक्त व्यंजन हो गया है, दो व्यंजन एक साथ हैं, आधा शा का। अब ये वैसे तो आप संयुक्त है, संयुक्त होने के कारण इसकी दो मात्राएं हो गई। और क्यों हो गई? क्योंकि आ की मात्रा भी का के साथ है, ये आधा सा हो गया। यानी आप इसकी कोई भी मात्रा नहीं भी मान लो तो क्योंकि ये आधा है तो का जो है वो कैसा हो गया? गुरु हो गया है। इसे चाहे आप यहाँ लगा देंगे, और रा जो है लघु है। लेकिन यहाँ पर ये एक साथ है, यानी संयुक्त व्यंजन आ गया है इतना वर्ण, तो संयुक्त होने के कारण इसकी तो अपनी दो मात्रा हो ही गई। लेकिन वा जो है, वी
विवर्ण जो है ये लघु होने के बावजूद भी गुरु माना जाएगा। अब ये गुरु क्यों माना जाएगा? क्योंकि जब संयुक्त व्यंजन से पहले लघु होता है और संयुक्त व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो पहले वाले वर्ण पर ज़्यादा भार होने के कारण वह दोगुना समय ले जाता है, 2 मात्राओं का समय ले जाता है, यानी ले लेता है, तो इस कारण वह भी गुरु हो जाता है। अब आप उच्चारण करके देखेंगे, आविष्कार। तो देखेंगे ये संयुक्त व्यंजन बोलने के कारण वि लघु होने पर भी दुगना समय ले रहा है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि जहाँ लघु होने पर भी उच्चारण में अधिक समय लगता है, उच्चारण का भार पड़ता है, तो वहाँ लघु भी दीर्घ माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ये मात्राएं हैं यह उच्चारण पर निर्भर करती हैं। अगर कोई वर्ण गुरु भी है और उस पर भार नहीं पड़ रहा है 2 मात्राओं जितना, तो वह लघु में गिन लिया जाएगा। ये नियम है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको अच्छे से समझ लें और उतार लें, फिर हम आगे का काम करेंगे। और उसके साथ जिनके साथ अनुस्वार होगा, जिनके साथ विसर्ग होंगे, वे भी आपके गुरु के अंतर्गत ही आएंगे। बाकी सारे वर्ण तो आपके हैं ही, सारी मात्राएं गुरु ही हैं। तो आप इसे उतार लें, फिर मैं इसको साफ कर देती हूँ, आगे की चीज़ लेकर के चलेंगे हम। चलिए, तो मात्राओं के बाद अब दूसरा तत्व आता है आपका यति। तो यति क्या होती है? जो भी छंद की पंक्ति या चरण होता है, तो छंद के चरण के बीच में और अंत में जो विराम आता है उसे यति कहते हैं। यति क्या होती है? आप कोई भी पंक्ति पढ़ेंगे तो बीच में कहीं हमें रुकना पड़ता है, ठहराव आता है। उसी ठहराव को छंद शास्त्र में यति और विराम कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। तो जहाँ पर थोड़ी देर के लिए विराम होता है, थोड़ा छोटा विराम कह सकते हैं आप, थोड़ी की बजाय छोटा बोलेंगे। रुकाव या ठहराव कह सकते हैं। उसे तो यति कहते हैं। और पंक्ति पूर्ण हो जाने पर विराम का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा पंक्ति के बीच में
थोड़ा सा हम विराम लेते हैं, थोड़ा ठहराव या रुकाव होता है, उसे तो कहते हैं यति। वहाँ पर यति लगती है और जब पंक्ति पूरी हो जाती है अंत में लगता है विराम, जिसे कि आप हिंदी भाषा में पूर्ण विराम भी कहते हैं। और यति का चिन्ह जो होता है, यति होती है ये, यति का चिन्ह ये होता है और विराम का चिन्ह क्या होता है, ये। अब इसे आप पहचान जाएंगे, ये यति है और ये आपका विराम है। तो ये दूसरी चीज हुई। उसके बाद आती है गति। गति क्या होती है? जब हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रवाह होता है। काव्य के प्रवाह, प्रवाह जानते हैं? जब आप एक लय में, ताल में जो चलना होता है, वह चाल, वह गति जो है, वही गति कहलाती है। तो काव्य के प्रवाह को लय या गति कहते हैं। ये सब छंद के तत्व हैं। छंद में इन्हीं सभी चीज़ों का प्रयोग होता है, जिस कारण छंद जो है काव्य को प्रभावशाली, गीत संगीतात्मक, गेयात्मक बना देता है। तो ये प्रवाह कैसे आता है? जो हमारी मात्राओं का प्रयोग होता है, लघु गुरु का, इन्हीं मात्राओं के कारण एक गति आ जाती है, एक लय, एक प्रवाह आ जाता है, वही गति कहलाता है काव्य शास्त्र में या छंद शास्त्र में। ठीक है, उसके बाद इसे जल्दी जल्दी आप साथ साथ नोट करते चलेंगे फिर, क्योंकि ये मुझे रफ करना होगा, आगे हम तभी बढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं तुक। तुक आती है। अब ये तुक क्या होती है? पंक्ति के अंत में पंक्ति के अंत में क्या होता है? वर्णों की समानता को तुक कहते हैं। अब ये तुक थोड़ा सा मैं उदाहरण दे के बता देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा पंक्ति में अंत में दो वर्ण मिलते जुलते होते हैं, जैसे गाया, भाया। तो इसमें आप देखेंगे तुक मिल रही है, आ या, भा या। उसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, या वर्ण मिल रहे हैं और गा और भा अलग हैं, लेकिन जो हमारा व्यंजन है उससे पहले वाला वर्ण भी मेल में होना चाहिए, यानी समानता होनी चाहिए। जैसे गाया में आ के बाद या आ रहा है, ऐसे ही भाया में भा के बाद आ और या आ रहा है। तो यानी पहला वाला स्वर और अंतिम व्यंजन, उनका मेल होना चाहिए। अगर यहाँ गाया भाया, एक पंक्ति में गाया आ गया अंत में, एक में भाया आ गया, अगर यहाँ गाया की जगह गया हो जाता तो गया और भाया, इसमें तुक नहीं मिल रही है, ये आपकी गलत हो जाएगी। तो अंतिम जो व्यंजन है उससे पहले स्वर का, पहले वाले स्वर का भी मेल होना चाहिए। तो यहाँ गया की जगह गाया ही सही तुक के अंतर्गत आपका बैठेगा। अब ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं ऊपर वाला रफ कर देती हूँ, इतने आप फटाफट नीचे से इसे देखें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसे ध्यान से समझ लें, ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको छंदों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग करना आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, अटकेंगे नहीं। उसके बाद आता है चरण या पाद। तो छंद में नहीं, काव्य में बोल देंगे, कविता में बोल देंगे,
दोहा, श्लोक कुछ भी बोल सकते हैं, काव्य बोलेंगे, इसलिए हम काव्य के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। काव्य में अधिकतर अधिकांशतः क्या होता है, चार पंक्ति, पंक्ति किसे कहते हैं, लाइन को, चार पंक्ति होती हैं, अधिकतर चार होती हैं, और वैसे नॉर्मल तो चार हो गई, उसके अलावा किसी किसी में दो भी हो सकती हैं, किसी में 6 भी हो सकती हैं, किसी में 8, वो अपना अलग है, लेकिन एक साधारण तौर पर अधिकतर 4 पंक्ति होती हैं, जिन्हें चरण या पाद कहते हैं। तो एक पंक्ति को एक चरण या पाद कहेंगे, बिल्कुल साधारण सी बात है। जैसे अब आप थोड़ा सा उदाहरण मैं बता देती हूँ। आपका हनुमान चालीसे का है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो इसमें देखेंगे जय हनुमान, एक पंक्ति हो गई, ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो इस तरह से आप देखेंगे, एक पंक्ति ये बैठी यति तक, दूसरी यहाँ बैठी विराम तक, तीसरी कपीस तक, तीसरी पंक्ति या चरण कहेंगे, और चौथी हो गई आपकी फिर विराम तक। तो इस तरह से ये आपकी 4 पंक्तियाँ बनती हैं, अधिकतर यही होता है। और देखो, आप बीच में एक पंक्ति पूर्ण हुई तो बीच में यति लगा, और पंक्ति जब शुरू से अंत तक पूर्ण हुई तो विराम बन गया, फिर यति लगी और फिर विराम लगा। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़े थे, वही है। इसमें भी आप देखेंगे लय गति, इसमें आप सारे उदाहरण देख सकते हैं। इसमें एक लय भी है, प्रवाह भी है, आप गाएंगे तो देखेंगे, और अंत में इसमें तुक भी है, सागर में आगर, उजागर में आगर, देखेंगे तो तुक भी आपकी इसमें मिल गई है। गति, प्रवाह, एक लय आ रही है मात्राओं के क्रम के अनुसार, तो एक निश्चित लय है इसमें। तो इस तरह से ये आपका जो है पूरा नियम इस चरण में, इस पाद में आपका लागू हो रहा है इस काव्य में। ठीक है, इसे आप जल्दी से नोट करें, फिर हमें और आगे भी बढ़ना है। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं। तो मैं इतने नीचे वाला मिटा देती हूँ, आप ऊपर वाला फटाफट नोट करते चलें। उसके बाद ये मुख्य चीज़ें मैंने बताई हैं। एक चीज़ और है आपकी, जो ये छंद होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। जहाँ जिन छंदों में मात्राओं की गणना यानी गिनती की जाती है, मात्राओं का एक निश्चित क्रम होता है, वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। और जहाँ पर वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, वो वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। और आधुनिक काव्य में आपका ये, जिसमें ना तो मात्रिक का नियम लगता है ना वर्ण का, यानी जो कवि हैं वो अपनी स्वेच्छानुसार बस एक लय ताल में अपने काव्य को प्रस्तुत कर देते हैं, लिख देते हैं, वह मुक्तक कहलाता है। यानी मुक्त का अर्थ है आज़ाद होना, यानी उस पर कोई भी नियम बंधन नहीं है, बस वह एक लयात्मक होता है, उसमें कवि के विचार या भाव प्रकट होते हैं। तो इस तरह से 3 तरह का हो गया। अच्छा, अभी हमने पढ़ा
मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना, अभी मात्राएं हमने पढ़ी थी। अब ये वर्णों की जो गणना होती है वो कैसे होती है? वर्णों की गणना के लिए एक गण होते हैं जिनका प्रयोग करके हम वर्णों को गिनते हैं और हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वर्णिक छंद है। अच्छा, छंद को वृत्त भी कहते हैं, तो ये आपको आगे पढ़ने के लिए आएगा, मात्रिक वृत्त या वर्णिक वृत्त लिखने के लिए, तो वर्णिक छंद को ही कहते हैं। अब मैं ये वर्णिक की गणना हम कैसे करेंगे इसके लिए आपको मैं बताऊंगी। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत काम की चीज़ है। अगर आपने इसे याद कर लिया तो समझ लो कभी भी आप छंद शास्त्र में मार नहीं खाएंगे। एक सूत्र है यमाता राज भान सलगा, इसे साथ साथ अवश्य लिखें। यमाता राजभान सलगा, ये एक सूत्र है। अब इस सूत्र में आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन आप इसे लिख करके बिल्कुल मुँह ज़बानी रट लें, कंठस्थ कर लें। यमाता राजभान सलगा, आपने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। अब मैं ज़रा इसको मिटा देती हूँ, तब इसको मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी जगह हमें चाहिए। वर्णिक छंदों की गणना करने के लिए हमें गणों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये गण कैसे बनेंगे? गण 8 होते हैं। गण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और गण जो हैं वह 8 होते हैं। गणों की संख्या 8 होती है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब ये 8 गण कौन कौन से हैं ये बनाएंगे हम यमाता राजभान सलगा से, तो आपको गण रटने की ज़रूरत नहीं है। इस सूत्र में से आप क्या करेंगे, 3 वर्ण लेकर चलेंगे। या मा ता, एक वर्ण या हो गया, एक मा हो गया, एक ता हो गया, 3 वर्ण आ गए। अब इससे हम मात्राएं गिनेंगे। या कैसा वर्ण है आप देखेंगे, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है और इसके साथ हलंत भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, आपका यह जो है लघु है, इसके साथ आ मात्रा है। माँ के साथ आ की मात्रा है तो ये गुरु हो गया, ता के साथ भी आ है तो ये गुरु हो गया। और यमाता जो है कौन से वर्ण से शुरू हुआ है, या से, तो इसे बोलेंगे हम य गण, यानी गण 8 गण हैं तो गण बनाने में ये य से शुरू हुआ तो यगण। अब यगण के अंतर्गत कौन कौन सी मात्राएं आ गई, पहला लघु, फिर दूसरा गुरु और तीसरा गुरु। समझ में आ रहा है कि हमें 3 वर्ण का समूह लेना है और उसी के अनुसार जैसे जैसे वो उसके साथ मात्राएं हैं उन्हें हमें गिनना है। तो ये आपका हो गया लघु गुरु गुरु। उसके बाद या छोड़ दो, ये गण आपका बन गया। माँ से लेंगे, फिर 3 वर्ण लेंगे, मा ता रा, ठीक है, इस तरह से निशान लगाएंगे। माँ से लिया आपके, तो ये माँ से शुरू हुआ है तो ये कहलाएगा आपका मगण। अब मगण के वर्ण देखेंगे, माँ गुरु हो गया क्योंकि आ की मात्रा है, ता के साथ गुरु है, आ है। उसके बाद रा, यमाता राज, रा तक आएगा ये भाई, आ की मात्रा तक, और तो ये भी गुरु है क्योंकि रा के साथ भी आ की मात्रा ही आ रही है, तो ये गुरु हो गया। तो मगण में कौन कौन से वर्ण आ गए, कौन कौन सी मात्रा आ गई हैं, गुरु गुरु गुरु, यानी मगण में 3 गुरु होते हैं, यगण में 1 लघु 2 गुरु होता है। अच्छा, हमने माँ ले लिया, अब ता से लेंगे, ता रा जा, 3 वर्ण लेने हैं। ये ता से लिया है तो ये हो गया आपका तगण। जहाँ से लेंगे जिस वर्ण से वो उसी नाम से जाना जाएगा। तगण में देखेंगे ता गुरु, रा गुरु और जा हो गया लघु, क्योंकि उसके साथ कोई गुरु मात्रा
नहीं है। तो इसके साथ 3 वर्ण हो गए। क्या हो गया? गुरु, गुरु, लघु। तगणापके में हो गए 2 गुरु 1 लघु। उसके बाद ता तक ले लिया, अब रा से लेंगे, रा, जा, भा। अब आप देखेंगे रा की हमारी मात्रा लगी हुई है, जा की लगी हुई है, भा। भा के साथ क्या है? गुरु मात्रा है, तो ये हो गया गुरु। तो आपका रगण, रा से लिया है ना, तो रगण हो गया। रगण में कौन कौन सी मात्राएं आ गई? रा, जा लघु है और भा गुरु है, यानी गुरु, लघु, गुरु। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? उसके बाद हमारा रगण के बाद हम लेंगे जा से। अब जा, भा, ना, 3 वर्ण ले लिए। तो जा लघु है, भा गुरु है, ना भी लघु है। तो ये हमने जा से लिया है, तो ये कहलाएगा जगण। अब जगण में कौन कौन से वर्ण आ गए? जा लघु है, भा गुरु है और ना लघु है। आपको समझ में आ रहा है सीधे से कि जगण में लघु, गुरु, लघु आ गए। अब जगण के बाद फिर भा वर्ण लेंगे, भा, ना, सा। तो ये भा से लिया है, तो ये हो गया भगण। अब भगण के वर्ण देखेंगे, भा गुरु है, ना लघु है और सा भी लघु है। तो भगण में आएंगे 1 गुरु 2 लघु। भा के बाद अब ना से लेंगे आप, ना, सा, ला। तो ना से लिया है, तो ये हो गया नगण। नगण में क्या है? ना लघु है, सा भी लघु है और ला भी लघु है। अब ये लघु गुरु आपको समझ में आ रहा होगा। जिसके साथ दीर्घ या गुरु मात्रा है उसकी 2 मात्राएं हैं, उसका 2 मात्राओं का चिन्ह ये है। जिनके साथ लघु या लघु मात्रा है, जिसे आप छोटी भी कहते हैं, उसका चिन्ह ये है और उसकी 1 मात्रा है। तो नगण में क्या आ गए? 3 लघु आ गए। ना के बाद सा, ला, गा। अब सा से, क्योंकि ना तक हो गया, अब सा से लेंगे। तो सा लघु, ला लघु, गा गुरु। गा के साथ गुरु मात्रा है, तो ये गुरु हो गया। तो सगण, सा से लिया है तो सगण हो गया। सा से शुरू हो रहा है, सा में 1 लघु, दूसरा भी लघु, तीसरा हो गया गुरु। ठीक है, अब आप देखेंगे कितने आपके बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गण बताए गए हैं। तो आपके ये 8 गण यहाँ पूरे हो गए। उसके बाद अंत में जो 2 वर्ण बच जाते हैं, 1 लघु 1 गुरु, वो क्योंकि 3 वर्ण पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो यहीं रह जाएगा। 1 लघु गुरु का वो हमें बता देगा अपने वर्ण के साथ, लेकिन वह गण के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि उसमें 3 वर्ण नहीं हैं। तो इस तरह से आपको ये सूत्र जो है बहुत अच्छे से याद कर लेना है और उसे गण में बदलने का तरीका, गण बनाने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसे ध्यान से समझेंगे, करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपका ये छंद के अंतर्गत जो जो तत्व आते हैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इसे ध्यान से समझेंगे और करेंगे। अगर कोई दिक्कत आपको आती है, कुछ चीज़ लगता है छूट गई है, समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें और इसे साथ साथ नोट भी करते चलें, साथ साथ लिखते चलें, क्योंकि लिखी हुई चीज़ जब हमारे सामने होती है हम उसे कभी भी खोल करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप इसे एक बार जल्दी से उतार लें। तो इसी के साथ हमारा जो ये छंद के जो तत्व हैं ये आज पूरे हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।